नमस्कार दोस्तों। सफल होने के लिए जेब में गांधी जी भले ही ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। यही आंधी किसी इंसान को सफल बना देती है और कभी कभी ये आंधी इंसान का जो असली चेहरा है उसको हम आम जनता के सामने ला देती है। जी हाँ, परसों एक आंधी चली थी महाराष्ट्र के अंदर और इस आंधी ने महाराष्ट्र का एक सबसे बड़े स्कैम को भारत की सरजमी पर उजागर कर डाला। दोस्तों, 8 महीने पहले 4 दिसंबर 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मुस्कान लिए सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में 35 फीट की ऊंची एक मूर्ति का अनावरण किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और ये उद्घाटन में दोस्तों आप मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति है शिवाजी महाराज जी की मूर्ति। और 8 महीने बाद परसों, ध्यान से देखिए इस मंजर को, किस हालत में मूर्ति बुरी तरह से बिखर गई है। जरा सी बारिश होती है, एक हवा का हल्का सा झोंका चलता है और मूर्ति बुरी तरह से धराशायी हो जाती है, धरती पर चकनाचूर होकर के नीचे गिर जाती है। और दोस्तों, यही सेम मंजर हमको याद दिलवाता है महाकाल के कॉरिडोर के, जिसमें सप्त ऋषि भगवान धरती पर हमको गिरे हुए नजर आए, केवल एक छोटे से हवा के झोंके से। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि इसका निर्माण जो हुआ है उसमें जो पैसा खर्च हुआ है वो हुआ है 2,40,71,000 रुपये। अगर इतना बड़े अमाउंट में ये मूर्ति बन रही है और छोटी सी हवा के झोंके से अगर मूर्ति गिर रही है, तो ये आखिरकार संकेत क्या है? ये प्राकृतिक आपदा का संकेत है, ठीक है, ये नेचर ने करा, या फिर ये एक मानव निर्मित सोची समझी एक साजिश थी? थिंक अबाउट इट। दोस्तों, इस घटना के बाद हम आम जनता के कुछ सवालों का जवाब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देना ही होगा। आखिरकार क्या कॉज है, आखिरकार क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिसका भी उद्घाटन करते हैं कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद, उसमें झोल हमको देखने को मिल जाता है। वो भी झोल की छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा झोल। अगर हम बात करें दोस्तों कि अयोध्या का राम मंदिर वो तक लीकेज कर गया, जिसका हमने बहुत ही हल्ला बोला था। हाँ, वो कदम आपका बहुत अच्छा था, जो सालों से काम पेंडिंग था अपने चंद दिनों में कर डाला। कैसे करा वो हमको नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से आम जनता के चेहरे पर बहुत खुशी आई है, एक बहुत बड़ी हमारी जीत है। और जो हमारी आस्था है, जी हाँ, वो कहीं ना कहीं फिर से बरकरार हुई है। लेकिन आखिरकार अगर ये एयरपोर्ट की छत का उद्घाटन करते हैं तो छत गिर जाती है, सड़क का उद्घाटन करते हैं सड़क में क्रैक आ जाता है, या फिर हम बात करें उज्जैन का कॉरिडोर, सप्तऋषि की जो मूर्ति थी, थोड़ी सी हवा चली वो नीचे गिर के धराशायी हो गई। ऐसे न जाने कितने केस हैं। लेकिन आखिरकार ये स्कैम बीजेपी सरकार कर रही है, उनके मंत्रालय वाले कर रहे हैं, या फिर जिन्हें वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं इन सब कामों को करने का, उनके इंजीनियर में भी खोट है। या फिर दोस्तों, केक कटेगा सब में बटेगा, मतलब कि प्रोजेक्ट आएगा, उसका जो पैसा आएगा कुछ तुम रखो कुछ हम रखते हैं, या फिर ये सब चल रहा है हमारी भारत की राजनीति के अंदर। सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक अजीबोगरीब तर्क दिया इस बात को लेकर के, इस घटना को लेकर के, कि आखिरकार ये मूर्ति क्यों बिखरी, क्यों टूटी। इन्होंने ये कहा कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कल आंधी चली थी और जिसके चलते ये मूर्ति बिखर गई। इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है पीटीआई को, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। इन्होंने ये भी कहा कि हमारी भावना जुड़ी है छत्रपति शिवाजी महाराज जी से। महाराष्ट्र के एक आराध्य देवता हैं ये, हम भगवान की तरह इनको पूजते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से इसका शुभारंभ हुआ था। लेकिन जो हवा की जो तेज लहर चली है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्टैचू बनाया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, वो नेवी ने बनाया है और इसको जो डिज़ाइन किया है वो नेवी ने किया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ साफ साफ, 1997, ठीक है, 1957 की शिवाजी जी की एक मूर्ति है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर, ये मूर्ति, ये स्थित है प्रतापगढ़ के अंदर। 1957 में ये मूर्ति स्थापित हुई थी, जो अब तक टस से मस नहीं हुई है। सोचिए, इतने सालों से इसने न जाने 35 किलोमीटर प्रति घंटे की सबसे तेज रफ्तार भी इसने झेली होगी, ये तो टस से मस हुई नहीं। और आपकी जो बनाई हुई मूर्ति जो 8 महीने पहले की है और ये धराशायी इस स्पीड से हो गई इतनी जल्दी, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कंक्रीट का आपने इस्तेमाल किया था उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम छुपा था।
जो क्वालिटी इसमें लगनी चाहिए थी पैसे के हिसाब से, जो हमने पैसा बहा दिया हमारी सरकार ने, ठीक है, ये आम जनता का पैसा है, उतना पैसा इस मूर्ति के अंदर नहीं लगा। इसलिए ये मूर्ति बहुत ही जल्द, थोड़ी सी स्पीड आई आंधी की, उसमें धराशायी हो गई। और जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, प्रतापगढ़ की ये मूर्ति है, इसका उद्घाटन किसने किया था पता है आपको? इसका उद्घाटन किया था हमारे पंडित नेहरू जी ने, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी थे। ये आपको बखूबी पता होगा। सोचिए, पुरानी चीज़ें अब तक चलती आ रही हैं और जो नई चीज़ें बन रही हैं वो इतनी जल्दी धराशायी हो जा रही हैं। ये स्कैम नहीं तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी को पता लगाना चाहिए कि कैसे हो जाता है कि जो पुरानी मूर्तियां हैं, जो पुराने समय की बनी हैं, जो पुराना काम है, वो अब तक भी इतने सालों तक बरकरार है, टस से मस नहीं हुआ। आप देखिएगा ना कि अंग्रेज़ों की जो बनाई हुई संसद है पहले के समय की, आज तक उसमें कोई दरार या कोई दिक्कत हमको देखने को नहीं मिली। मगर 1 साल के अंदर जो नई संसद बनी थी, हल्की सी पानी की बौछारें आई, हल्की सी बारिश आई तो नई संसद टपकना स्टार्ट हो गई। आपको याद होगा, उस पानी को कलेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक की नीले कलर की बाल्टी का इस्तेमाल किया गया था, जो बहुत ही अधिक वायरल हो चुकी थी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रामलला जी की जो मूर्ति है उसके ऊपर जो छत बनाई गई थी वो भी टपकने लग गई इतनी जल्दी। उसमें कितना रुपया खर्च किया गया था ये जानकारी मैं नहीं, ध्यान रखिएगा, वहाँ के जो मुख्य महंत हैं उन्होंने जानकारी दी थी। 4 दिसंबर को जब इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है, जोर शोर में इसका उद्घाटन किया गया था। ये हम भारतवासियों का बहुत बड़ा अचीवमेंट भी था। मैं मानता हूँ कि अगेन बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कदम ये उठाया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है कि आखिरकार जो शंकराचार्य थे वो इस उद्घाटन में क्यों नहीं आए? उनका मानना क्या था? क्या उनके मत को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया? थिंक अबाउट इट। उनका कहना ये था कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन है ये, जब तक मंदिर पूरा नहीं बन जाता तब तक इसका उद्घाटन करना उचित नहीं होगा। ये केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। और ऐसा ही हुआ था क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले थे। लेकिन अयोध्या ने किस तरह से इनको हराया वो हम सब बखूबी जानते हैं। अब कुछ लोग इस चीज़ को धर्म की आड़ में देखते हैं कि वहाँ पे इस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए उन लोगों ने वोट नहीं दिया। मैं तो सब आपको बता दूं कि अयोध्या के अंदर 82% से अधिक जो आबादी है वो हिंदुओं की आबादी है। आप बोलिए क्या बोलेंगे इसमें, आपके क्या विचार हैं? आप चाहो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। भारत की सरजमी के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार की कोई हद नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आड़ दो वाला हिसाब है बस। केवल जितना पैसा आए करप्शन का बस आने दो, बस हमारी तिजोरी भरने दो। अगर तिजोरी भर जाएगी दूसरी तिजोरी फिर से तैयार है हमारी। जी हाँ, कुछ तो हमारे अकाउंट बाहर विदेश में खुले हुए हैं। जी हाँ, वो तिजोरी इतनी बड़ी है कि उसमें जितना भरोगे उतना कम होगा। आई थिंक सो अपनी बातों को समझ पा रहे होंगे। भ्रष्टाचार हर जगह हो रहा है। अयोध्या में जमीन आवंटन को लेकर के भ्रष्टाचार हो सकता है। अयोध्या में जहाँ रामलला की मूर्ति है उसके ऊपर छत टपक सकती है। दोस्तों, क्या नहीं हो सकता भारत के अंदर? बस ये नहीं हो सकता कि भारत की जो महंगाई है वो कम नहीं होगी, जो बेरोजगारी का जो स्तर है वो कम नहीं होगा यहाँ पर, और जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वो आंकड़ों की संख्या कम नहीं होगी, बाकी सब होगा। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी परियोजनाएं आती हैं इंडिया के अंदर जिसमें करोड़ों रुपया पानी की तरह सरकार बहा देती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये पैसा अप्रत्यक्ष रूप से हम सबका ही तो है, और किसका है? आखिरकार हर जगह गड़बड़ झाला हो सकता है। लाखों की परियोजना 1 सेकंड में स्वाहा हो जाती है और भारत देश की जनता ये सवाल तक नहीं उठाती है। हम सबको ये चीज़ पूछनी होगी। आप जो प्यारे दर्शक हो हमारे, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो परियोजनाएं चलती हैं चंद महीनों बाद ये ढेर हो जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं? आपने देखा होगा वो अटल सेतु जो बनाया गया था, इसके रैंप में कुछ महीनों बाद ही आ गई थी दरार, और कितना पैसा खर्च हुआ इसके ऊपर। आखिरकार इतनी घटिया क्वालिटी की सड़कें जो बन रही है, क्या जो सड़क मंत्रालय है क्या वो इसमें मिला हुआ था? आखिरकार जो प्रोजेक्ट, जो टेंडर निकाले जाते हैं, ठीक है, टेंडर के लिए कुछ पैसा यहाँ वहाँ जाता है, तो किस पार्टी को कितना पैसा मिला, इसकी ट्रांसपेरेंसी जनता के सामने होनी आवश्यक है। जब विपक्ष इस बात का मुद्दा उठाती है, किसी भी बात का, उन पर प्रहार करती है, या तो उनके माइक को म्यूट कर देते हैं या फिर इमरजेंसी जो लगी थी कई साल पहले उस मुद्दे को उठा करके जो नेता हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं। मैं फिर आपसे दोस्तों सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये लगातार चल रहा है और आखिरकार ये रुकेगा या फिर नहीं? क्या लगता है आपको? क्या वास्तविक रूप से हम आम जनता के जो अमृतकाल का दौर है, क्या कभी वो हम देख पाएंगे, या फिर बस केवल हम आंकड़ों के अंदर
विश्व गुरु बन के रहेंगे, बस आंकड़ों के अंदर। ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। आपने देखा होगा लगातार दोस्तों एक के बाद एक रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेल मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। इन्हीं रेल मंत्री ने एक समय पहले ये कहा था, ठीक है, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास एंटी कॉलिजन डिवाइस है, मतलब कि जैसे ही कॉलिजन बनेगा, ठीक है, उसको इंडिकेशन मिल जाएगा और वो कॉलिजन होने से बच जाएगा। और इसका जो हल्ला काटा था सोशल मीडिया पर, ठीक है, हर न्यूज़पेपर पर, डिजिटल मीडिया पर कि आ गई एंटी कॉलिजन डिवाइस, कोई आपस में ट्रेन टकराएगी नहीं। तो कहाँ गई वो एंटी कॉलिजन डिवाइस? कब कम आएगी? जब पूरा भारत धराशायी हो जाएगा तब आएगी। उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियों को ध्यान से देखिए। उज्जैन की सप्तऋषि की मूर्तियाँ, इसका नाता साफ साफ हमारी आस्था के साथ था। आपने आस्था में ही स्कैम कर डाला। किस तरह से भीड़ अपनी जान बचा रही थी। वो लोग इन्हीं सप्तऋषि की मूर्तियों के नीचे शरण ले चुके थे, बारिश से बच रहे थे, आंधी से बच रहे थे तेज, और एकाएक करके सप्तऋषि की वही मूर्ति नीचे गिर जाती है, बिखर जाती है। अगर इस मूर्ति के नीचे कुछ सी अगर व्यक्ति की जान चली जाती तो जिम्मेवार कौन होता? वहाँ पर क्या बोलते आप लोग? ये विधि का विधान था, ये नियति में था, जिसकी जितनी लिखी है उतनी जिएगा। क्या बोलते फिर आप इसमें? तो तमाम तस्वीर उस वक्त सामने उभर करके आई और उस समय हमने भी इन तस्वीरों को देखा, लेकिन हम तब भी खामोश थे। और इस प्रोजेक्ट के पीछे किसने कितनी कमाई की, किसने कितना पैसा खाया, क्या आपने बताया? बीजेपी ने, या फिर हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की बीजेपी की जो सरकार है उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अटल सेतु की इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। इसका उद्घाटन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। पूर्वांचल एक्सप्रेस पहली बारिश भी तरीके से नहीं झेल पाया। लखनऊ से गाजीपुर जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस बारिश में अचानक से धंस गया और सड़क पर करीब 15 फीट लंबा गहरा गड्ढा हो गया। और उस रात अचानक से इस गड्ढे की चपेट में एक गाड़ी आई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, चकनाचूर हो गई थी, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति की जान नहीं गई। घायल हुए लेकिन जान नहीं गई। वो कम से कम एक पॉजिटिव न्यूज़ थी हम सब के लिए। क्या इस मंत्रालय से जुड़े मंत्री पर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिरकार एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये स्कैम नहीं तो क्या था? अगली तस्वीर है हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक स्थान है प्रगति मैदान। जी हाँ, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको बखूबी पता होगा। ये प्रगति मैदान को जाने वाला एक अंडरपास है। एक हल्की सी बारिश आती है, कुछ सेंटीमीटर की बारिश आती है और यहाँ पर पानी भर जाता है और एक लंबा जाम लग जाता है। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। और इस अंडरपास को बनने की जो कुल लागत थी वो थी आपकी 777 करोड़, मतलब कि 777 करोड़ रुपीज़। और इसका निर्माण किया था लॉर्सन एंड टर्बो ने। तो आखिरकार अगर ये स्कैम था, इतनी बड़ी कंपनी ने अगर इस अंडरपास का निर्माण किया था, तो PWD ने आखिरकार इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? हम आम जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। ऐसे नज़रे कितने स्कैम हैं। अगर मैं स्कैम की लिस्ट को एक्सप्लेन करने बैठा तो शायद रात हो जाए, एक वीडियो कम से कम 10 से 12 घंटे का बन जाए। लेकिन मेरी आपसे बस केवल यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी को भी वोट देते हैं तो सोच समझ करके दो, क्योंकि हम आम जनता डायरेक्ट ना तो मोदी जी से बात कर सकती है, सवाल खड़ा कर सकती है, ना ही किसी अन्य नेता से। लेकिन हम जिस विधायक को चुनते हैं, हम जिस सांसद को चुनते हैं अपने, वो कहीं ना कहीं सदन में जा कर के हमारे फेवर में आवाज़ उठाता है। क्या आपका नेता आपकी आवाज़ को, ठीक है, हायर जो तबके पर बैठे हैं उन तक आपकी आवाज़ को पहुंचा रहा है, तो वो नेता आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हर इंसान की अपनी अलग अलग नीड होती है। किसी को पेपर में जो पेपर लीक हो रहे हैं उस करप्शंस का इंसाफ चाहिए, किसी को जो MSP है किसानों का वो इंसाफ चाहिए, तो किसी व्यक्ति की नीड है महिलाओं पे होने वाले जो अत्याचार हैं वो कम हो जाए, और किसी को नीड है कि महंगाई कम हो जाए, और किसी को बेरोजगारी कम हो जाए, ये नीड है। तो आप अपनी नीड के आधार पे अपना वोट दीजिएगा, लेकिन इस बार जो वोट देंगे सोच समझ करके अच्छे से मंथन करके दीजिएगा। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।